नमस्कार। मैंने जैसे कहा था, आज मैं उपस्थित हूँ शमशेर बहादुर सिंह की कुछ कविताओं के साथ। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में हुआ था और वे 1993 तक इस धरा पे मौजूद रहे। बेहद, जिसको वर्सेटाइल कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं, ऐसे व्यक्ति थे। उर्दू पर उनकी गहरी पकड़ थी और उनकी कविताओं के जो विस्तार है, उनका जो क्षेत्र है, उन्होंने जो विषय चयन किए हैं, वो भी बहुत विविध तरीके की कविताएं उन्होंने लिखी हैं। तो जिसे मैंने कहा ना वर्सेटाइल कवि, वो ऐसे कवि हैं। उन्होंने मेरी एक बहुत ही फेवरेट पुस्तक एलिस इन वंडरलैंड का इतना खूबसूरत अनुवाद किया है कि मैं क्या बताऊं। कोशिश करूंगी कि अगले कुछ सप्ताहों में उस किताब को भी निकाल करके उसके भी अनुवाद आप लोगों को वो पढ़ करके सुनाऊं। बड़े मज़े की चीज़ उन्होंने की है, बहुत ही अच्छा अनुवाद। उसमें जो फ्लो है, उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल है, और जिस उम्र के लिए ऐसा, वैसे तो एलिस इन वंडरलैंड किसी भी उम्र में पढ़ी जा सकती है और उसके बहुत से अर्थ निकलते हैं, लेकिन जिस उम्र के लिए वो लिखी गई थी किताब, उस पर ख़ास तौर से ध्यान देते हुए उन्होंने उसका किया है अनुवाद। बहुत ही अच्छा अनुवाद किया है। मेरे बहुत प्रिय कवि हैं। मेरे प्रिय कवि इसलिए भी हैं कि शमशेर बहुत चैलेंजिंग कवि है। जो वर्सेटाइल होता है वो चैलेंजिंग भी होता है। बड़ी कविताएं भी लिखी हैं और 8-9 शब्दों की भी छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं। इसके अलावा गद्य लिखा है, कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने, और वो बहुत अच्छे पेंटर थे। दुर्भाग्य से मैं उनकी एक भी पेंटिंग नहीं देख पाई हूँ। मुझे बड़ा इस बात का अफसोस है। मैं ढूंढती रही इंटरनेट पर, मुझे बताया भी गया था कि वो मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं मिली और मैं नहीं ढूंढ पाई। और अगर मुझे मेरे कमेंट्स में कोई उनकी एक आध पेंटिंग्स डाल दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हम सब लोग उसको देख पाएंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए जो कविताएं चुनी हैं, उनमें से कई कविताएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी और कुछ एक कविता तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत कम लोगों ने उसको देखा होगा। वैसे मैंने उन कविताओं को बहुत जगह पर कोट किया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ना देख पाए होंगे। 6 कविताएं चुनी हैं और छठी कविता के लिए अपनी भी एक कविता की कुछ पंक्तियां चुनी हैं। जैसे मैंने कहा कि शमशेर ने राजनैतिक कविताएं भी लिखी हैं, रेल का चक्का जाम करो जैसी कुछ कविताएं, और ऐसी कविताएं भी लिखी हैं जैसे किसी ने कलम से एक पेंटिंग बना करके रखती हो। एकदम बिंबों और रंगों के कवि कहे जाते हैं शमशेर, और उन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है। तो इनको सुनना, इनको पढ़ना, मैं बहुत खुश हूँ कि पिछले सप्ताह से मैंने इनकी कई कविताएं पढ़ी, कई कविताएं बार बार पढ़ी। तो कुछ कविताएं आप लोगों के लिए। सबसे पहली कविता जो बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, और इसको पढ़िए और साथ में देखते चलिए। भाई शमशेर की कविता कहते हैं कि हमें सुनो भी, देखो भी, गुनो भी। वो अजीब सी कविताएं हैं जिन पर आपको लगेगा कि अगर आप पेंटर हैं तो खुद एक पेंटिंग करना शुरू कर दें। तो सुनिए, पहली कविता है सूर्योदय। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब एक एक चीज देखिएगा कि प्रात है, फिर भोर है, फिर कोई और शब्द है, कोई और शब्द है, और इस तरह से कई शब्दों से भी हम परिचित होते चले जाते हैं। एक अच्छा लेखक, एक अच्छा कवि यह भी बताता है कि प्रातः काल क्या है और भोर क्या है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर का नभ में जो ग्रे जैसा हो जाता है, जो स्लेटी जैसा हो जाता है, राख का रंग याद करें। हमारे नए बच्चे जब इस कविता को कभी सुनेंगे तब तक तो राख काफ़ी इन थिंग हो चुकी होगी, क्योंकि अभी ही
रसोई में हम लोग कई बार कोयले जला करके कुछ बना रहे होते हैं। होटल्स में लगता है कि ये अबे कोयले पर सिकी, अंगीठी पर, सिगरी पर सिकी रोटी आजकल बड़ी मिलने लगी है। तो अब राख ऐसी कोई चीज़ नहीं रह गई जो आने वाले बच्चे ना देख सकें। हमने लोगों ने तो खूब देखा भी है, बर्तन भी मला है और पौधों में भी इसका उपयोग खाद की तरह किया है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। सूखापन नहीं होता भोर के नभ में, हल्की सी नमी रहती है। उस नमी को देखिए, अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केशर से, कि जैसे धुल गई हो। अब हल्की सी लालिमा आ रही है, तो बहुत काली सिल है, सिलबट्टा है जिस पर किसी ने केसर पीस दिया। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो। पीस करके रखे, एक जगह रख दी है, धुल यानी फैल गया है, धुल गया है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने, गोया क्लियर स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक से कुछ मल दिया है उसको। पहले हम केसर देखते हैं, फिर लाल खड़िया चाक देखते हैं, क्योंकि केसर में रंग गहरा होता है, लाल खड़िया चाक में थोड़ा सा वो हल्का हो जाता है। हम देखते हैं जब सुबह हो रही होती है तो पहले ज़्यादा लाल, फिर कम लाल। माला जी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगी, क्योंकि वो बहुत से फोटोग्राफ्स ऐसे लगाती रहती हैं और बहुत लोग ऐसे फोटोग्राफ्स लगाते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही। अब अगला पड़ाव सुबह का, नीला जल है और गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कोई चीज़ स्थिर नहीं रहता सुबह होते हुए, प्रकृति में कोई चीज़ स्थिर नहीं रहती। थोड़ी देर में देखेंगे इतनी तेज धूप है, थोड़ी ही देर में देखेंगे कोई और रंग आ गया है। प्रकृति स्थिर नहीं है। इस बात को शमशेर कितनी खूबसूरती से व्यक्त कर रहे हैं। समय स्थिर नहीं है और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये उषा शीर्षक से भी कविता मिलती है। तो एक बार फिर से पढ़ दूं और इसके सौंदर्य को देखिए, कितनी खूबसूरत, कैसी चाक्षुष आप सामने देख पा रहे हो। आप जैसे समुद्र पर घूमने चले गए हों और खूबसूरती देख रहे हो, या किसी दिन सुबह पार्क में घूमने चले गए हों। कल सुबह का सूर्योदय अगर हम देखें, जाने अब ऐसा सूर्योदय होता है कि नहीं, कहीं कहीं तो होता ही है। फिर भी प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने। या यहाँ पहले नहीं आया, बाद में आया है। ये भाषा और कविता को लिखने का जो लय है उसके हिसाब से आई है। अगर हम बोलते हैं या स्लेट पर, मज़ा नहीं आता। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है, इस उषा का अब सुबह के जादू टूट रहा है, सूर्योदय हो रहा है। बहुत ध्यान से लिखने वाले कवि जो या शब्द का प्रयोग भी कहाँ कर रहे हैं, इसको देखिए। इन कविताओं को मैं YouTube चैनल पर जब मैं इसको लगाऊंगी तो इन कविताओं को नीचे उसी तरह से डाल दूंगी जैसे श्रीकांत वर्मा वाले पिछले सप्ताह डाल दी थी। तो आप लोग एक बार इन कविताओं को पढ़िएगा और इसके सौंदर्य को अपने आप भी महसूस कीजिएगा। बहुत ही सुंदर कविताएं हैं। अब दूसरी कविता सुनिए। छोटी सी कविता है, छोटी सी कविता, और उस पर अगर आप उसको पढ़ते हुए देखेंगे तो क्या बात है, क्या बात है।
शीर्षक है चिकनी चांदी सी माटी। चांदी की तरह की मिट्टी, कल्पना करें चांदी की तरह की चिकनी मिट्टी। चिकनी चांदी सी माटी, चांदी सी माटी, वह देह धूप में गीली लेटी है हंसती सी। अब चांदी की माटी पर अगर धूप पड़े तो क्या रंग निकले। चिकनी चांदी सी माटी, वह देह, मिट्टी की देह कहते हैं, देह माटी, मिट्टी का शरीर। चिकनी चांदी सी माटी, वह देह धूप में गीली लेटी है हंसती सी। किसी बीच पर गोया हम पहुंच गए हों या किसी तालाब, नदी के तट पर। अब तीसरी कविता इसी मिजाज की कविता है। और अष्टधातु आजकल बार बार हम सुनते हैं कि अष्टधातु का ये ले लीजिए, दिया ले लीजिए, फलाना ले लीजिए, ठिकाना ले लीजिए। पूजा के लिए आमतौर से अष्टधातु का प्रयोग होता है, लोटा वोटा। तो अष्टधातु को याद करें और इसी मिजाज की एक और कविता सुने। एक ठोस बदन अष्टधातु का सा। और ये बदन जरूरी नहीं कि स्त्री का हो, ये बदन किसी पुरुष का भी हो सकता है। इसी तरह से चूंकि हस्ती है तो वो स्त्री है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हो सकता है स्त्री हो सकता है पुरुष भी हो। जरा देखें क्या है। एक ठोस बदन अष्टधातु का सा, एक ठोस बदन अष्टधातु का सा। सचमुच जंघाएं दो ठोस दरिया, जंघाएं दो ठोस दरिया, ठहरे हुए से। अब जो ठहरे शब्द है, ये ठह अलग है, रे अलग है, और इसमें एक स्पेस है, गैप है। ठहरे हुए से, हिल नहीं रहे, ठहरे हुए से दरिया है। अष्टधातु की एक मूर्त सी देह और उसकी जंघाएं दरिया है। ठहरे हुए, ठहरे हुए से। इसको पढ़ना, कल्पना करना, शरीर को देखना और इनके एक एक शब्द को, एक एक चीज को देखना। आप देखिए, लग रहा है कि किसी ने तूलिका उठा करके हमारे सामने एक देह रच दिया, उकेर दिया। अब चौथी कविता भी इसी मिजाज की है और क्या मजा आया इसको पढ़ करके मुझे। और मैंने इसको पुरुषोत्तम जी को भी जाके दौड़ के सुनाया कि जरा सा देखो भाई, कविता देखो, क्या कविता है। और आप लोग भी सुने इस कविता के सौंदर्य को और देखिए कि ऑब्जर्वेशन क्या है। इस कवि का, शमशेर का ऑब्जर्वेशन देखना, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और किस दृष्टि से वो देख रहे हैं। गजब के ऑब्जर्वेशन के कवि हैं शमशेर। शब्दों का सटीक प्रयोग और कहाँ कैसे करना है, क्या गैप देना है, कितनी लाइन के बाद जगह छोड़नी है, इसके प्रति बेहद सचेत। इसलिए इनकी कविताएं पढ़ने से खुलती हैं। और शमशेर की कविताओं की तो खासियत है कि जब आप पढ़ते हैं तो अर्थ सामने उभर करके आता है। तो ये कविता सुनिए और गजब कविता है। इसका शीर्षक है सुबह। अजब कविता है भाई। अब आप सोचिए कि सुबह सुबह आप बाहर, खिड़की से बाहर कुछ निहार रहे हैं या बालकनी से खड़े होकर के कुछ निहार रहे हैं या बाहर खड़े हैं, जरा सामने पहाड़ का अंदाजा लगाए, जो कि सिकुड़ा हुआ बैठा था पत्थर। अंधेरे में वो छोटी सी एक सिकुड़ा हुआ पत्थर सा दिख रहा था, जो कि, शुरुआत हो रही है जो कि से, जो कि सिकुड़ा हुआ बैठा था पत्थर, सजग हो पसरने लगा आप से आप। सुबह की रोशनी आई और वो जो पत्थर दिख रहा था, वो देख रहे हैं कि अरे वो तो यहाँ से वहां तक फैली हुई कोई चट्टान की पूरी श्रृंखला है।
जो कि सिकुड़ा हुआ बैठा था पत्थर, सजग हो, सुबह सचेत होता है, जगता है, सजग, सजग जाग करके सजग हो, पसरने लगा आप से आप। किसी ने उसको पसराया नहीं, किसी ने उसको ऐसे खींचा नहीं, अपने आप सजग सचेत होकर पसरने लगा। और आपने देखा कि वो सिकड़ा हुआ पत्थर यहाँ से वहां तक फैला हुआ है। और सुबह हो गई। सुबह के कितने रूप हमको देखने को मिले। कहीं वो केसर शिल्प, काली शिल्प पर केसर की तरह है, राख से लिपे हुए चौके की तरह है। और अब हम देख रहे हैं कि पत्थर कैसे पसर गया सुबह होने पर। हमारी दृष्टि कितने विस्तार पा गई सुबह होते ही। अब जो मैं कविता पढ़ रही हूँ वो एक कवि पर कविताएं, 2-3 कविताएं हैं। नेरुदा ए की पहली कविता पढ़ रही हूँ। शमशेर ने बहुत से कवियों पर, बहुत से लोगों पर कविताएं लिखी हैं। उन्होंने त्रिलोचन पर भी लिखी है, नागार्जुन, प्रसाद, मुक्तिबोध, निराला, इन पर कविताएं लिखी हैं। 1911 से 1993 तक का ये लंबा जीवन, कितने सारे जो कविता के मतलब हम लोग कहाँ से शुरू करें, रोमांटिसिज्म से शुरू करें, छायावाद से शुरू करके 93 तक कौन कौन से कविताओं की चीज़ें उन्होंने देखी होंगी। प्रगतिशील कविता देखी होगी, दूसरी भी कविताएं देखी होंगी और लिखी होंगी, लिखी हैं। तो यह कविता अब आप नेरुदा पर पढ़ें। मैंने नेरुदा वाली ही चुनी है, मुक्तिबोध और त्रिलोचन वाली नहीं चुनी है, खाली नेरुदा पर पहली कविता चुनी है। और जब ये कविता लिख रहे हैं तो हम उस कवि की कविता की विशेषताओं को भी देखते चलते हैं, उस कवि के व्यक्तित्व की विशेषताओं को भी देखने चलते हैं। और उस कवि से शमशेर का क्या संबंध है, वो कहाँ उनसे प्रेरणा पा रहा है, कहाँ सीख रहा है, कहाँ उनसे लगाव महसूस कर रहा है, कहाँ वह चाहता है कि वह क्या ले उससे कि उसकी कविता में वो रंग आए। नेरुदा, पाब्लो नेरुदा बहुत बड़े कवि हैं। अब ये कविता सुनिए और देखिए क्या बात है इसमें, कैसी कविता है यह। मैं निछावर हूँ, न्योछावर नहीं, निछावर हूँ, मैं निछावर हूँ तुम पर नेरुदा, मैं निछावर हूँ तुम पर नेरुदा, उस पर भी यह महज 4 दाने चावल के हैं। किस तरह से निछावर हूँ? अक्षत के 4 दाने, चावल के 4 दाने तुम्हारी प्रतिभा की उतुंग शुभ्र पर्वत वेदी पर। तुम्हारी प्रतिभा उतुंग शुभ्र पर्वत वेदी है। उतुंग भी है, ऊंची भी है, शुभ्र भी है। बर्फ से ढकी हुई जो पर्वत की वेदी का सबसे बड़ा सौंदर्य होता है, जितनी ऊंची उतनी शुभ। उस वेदी पर मैं इस तरह से निछावर हूँ जैसे कि चावल के 4 दाने अक्षत की तरह मैंने उस पर छिड़क दिए। मैं अपनी छोटी सी नौका छोड़ देता हूँ तुम्हारे 7 समुंदरों के ऊपर। कवि, इतना बड़ा कवि अपने आप को कहता है कि छोटी सी नौका अपने को मानता है, और नेरुदा को 7 समुद्रों के ऊपर, इतना विशाल पूरी पृथ्वी को समेटता हुआ, 7 समुद्रों वाली पृथ्वी को समेटता हुआ। ऐसा है नेरुदा, ऐसे है नेरुदा शमशेर के लिए। मैं अपनी छोटी सी नौका छोड़ देता हूँ तुम्हारे 7 समुद्रों के ऊपर। मैं इसी नौका पर उन 7 समुद्रों के सैर करूँगा, जाऊँगा, देखूँगा और मुझे भरोसा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। वह भटकेगी, मेरी नौका भटकेगी कुछ अरसे, शायद कुछ समय तक तो मेरी नौका भटकेगी इधर उधर, मगर वह खोएगी नहीं। क्या भरोसा है, क्या आत्मविश्वास है अपने लेखन पर, अपनी कल्पना पर, अपने शब्दों पर कितनी आस्था है। वह भटकेगी कुछ अरसे शायद,
जरूरी नहीं कि भटके, शायद, मगर वह खोएगी नहीं। ये पूरा विश्वास है कि खोएगी नहीं कभी, इतना तो पूरा विश्वास है। इतने बड़े कवि के लिए ये एक जो चंद शब्द हैं वो उस कवि की महानता और इस कवि की महानता को साथ साथ रेखांकित कर रहे हैं। फेलो कवि के लिए इस तरह के भाव और उससे सीखने की इतनी ललक, उसको जानने की इतनी चाहत, ये एक आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति जो रचनाकार है उसी में मिलता है। वरना तो लोग आंखें चुराया करते हैं अच्छे कवियों से कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी न्यूनता सामने उभर आए, कहीं ऐसा ना हो कि लगने लगे कि वो कवि हमसे बेहतर है। शमशेर ऐसा नहीं करते और इसीलिए बड़े कवि हैं। एक बारी फिर सुने, क्योंकि मैंने बीच में बहुत बारी कुछ बोली हूँ इस कविता के बीच में। मैं निछावर हूँ तुम पर निरुदा, उस पर भी यह महज 4 दाने चावल के हैं, तुम्हारी प्रतिभा की उतुंग शुभ पर्वत वेदी पर। मैं अपनी छोटी सी नौका छोड़ देता हूँ तुम्हारे 7 समुद्रों के ऊपर। वह भटकेगी कुछ अरसे शायद, मगर वह खोएगी नहीं कभी, इतना तो पूरा विश्वास है। क्या बात, क्या बात। अब जो मैं छठी कविता पढ़ने जा रही हूँ, यह कविता मुझे अगर आप लोग बताएं कि किन किन ने इस कविता को पढ़ा है और कैसे एक पूरी व्याख्यान को, एक पूरी हमारे जो मिथकीय एक मोमेंट है और वो मोमेंट जो पूरे रामायण को डिफाइन करता है, राम सीता के पूरे जीवन को डिफाइन करता है, उस मोमेंट को इस व्यक्ति ने बिल्कुल पलट दिया। और पहले कविता पढ़ूंगी, फिर बात करूंगी, फिर एक बार फिर से कविता पढ़ूंगी। ये मुझे बहुत प्रिय कविता है। शीर्षक है सीता। अब जरा यहाँ शमशेर की सीता को देख लीजिए और फिर तुलसीदास, वाल्मीकि से लेकर के सबकी सीताओं को याद कर लीजिए। सीता। नींद के पहाड़ों के पार सोने का जागरण है। नींद के, रात है, अंधेरा है, नींद के पहाड़ों के पार सोने का जागरण है। मौत का रंगीन हिरण है रात के पहाड़ों के पार। मौत का रंगीन हिरण है रात के पहाड़ों के पार। राम, यह पर्णकुटी छोड़ो। राम, यह पर्णकुटी छोड़ो, चलो उधर। सीता ने राम को उस स्वर्ण मृग के पीछे क्यों भेजा? इसकी हिंट देते हैं कि अगर वो स्वर्ण मृग के पीछे ना भेजती तो रावण का, मतलब रावण ने को मारा नहीं जा सकता था, रावण का अंत ना होता। लेकिन इतने डायरेक्टली सीता को वहां पर भी वो मिलती है कि देखो उसने वो लांग लिया, ये कर दिया, लक्ष्मण रेखा को स्त्रियों को नहीं लांघना चाहिए, इससे बहुत सारा अनर्थ हो जाता है। शमशेर की सीता सचमुच में 20वीं सदी की सीता है। वो कर्तव्य जानती है, वो जानती है रिस्क लेना, और अपने प्रिय से, अपने साथी से कहती है कि जब तक रिस्क नहीं लोगे ना, तब तक तुम उसको अपना जो करने आए हो उस कर्तव्य पथ पर तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के उससे मतलब प्रेरित हो, इस कविता से प्रेरित होकर के मैंने एक लंबी कविता लिखी है जिसका शीर्षक है सीता सीता। यह कविता याज्ञवल्क्य से बहस में छपी है और इसी से पा करके मैंने 4 पंक्तियां उस कविता में लिखी हैं। वैसे लंबी कविता है, उसी के बीच में से 4-5 पंक्तियां मैं सुना रही हूँ। सच कहा कवि ने, ये शमशेर है मेरे लिए। सच कहा कवि ने, रखते पग वीर ही अदेखे पथ पर प्रेरित हो प्रेम से। रखते पग वीर ही अदेखे पथ पर
प्रेरित हो प्रेम से, साहस ही देखता है स्वर्ण मृग को, खोजता है वन वन अप्रतिम धन को, लांघता सीमाएं कठिन भविष्य। ये एक तरह से प्रणाम भी है इस बड़े कवि को, शमशेर को मेरी ओर से, इस कवि की ओर से। और मुझे ये कविता अपनी बहुत प्रिय है, इसमें बहुत अनुगूंज है। कभी आप, मैंने पढ़ी हुई है वैसे, आप लोग चाहें तो ढूंढ करके सुन सकते हैं, लेकिन मैं अब अपनी कविता नहीं, शमशेर की कविता को एक बार फिर पढ़ रही हूँ, क्योंकि शमशेर, जैसे कि मैंने कहा, बहुत से विषयों पर नए ढंग से सोचने वाले, बहुत प्रगतिशील मानस के कवि रहे, जिन्होंने अनेक प्रयोग किए, और उसका एक सबसे सुंदर प्रयोग मुझे ये दिखता है। ये एक, जैसे आपकी कौंध जाती है कि किसी मिथक को इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं। तो मैं सीता कविता फिर से पढ़ रही हूँ। ये इस पाठ का की अंतिम कविता है, अंतिम प्रस्तुति है। कैसी लगी प्रस्तुति ये तो आप लोग बताएंगे ही। अगर आप लोग मेरा चैनल कथानटी सुमन केशरी को सब्सक्राइब करें, कविताओं को शेयर करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे कई लोग बोलते हैं कि कविताएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आप लोग बता भी दें, लिख करके भी बताएं, तो मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो यह कविता सीता एक बार फिर। नींद के पहाड़ों के पार सोने का जागरण है, सोने का, मौत का रंगीन हिरण है रात के पहाड़ों के पार। राम राम यह पर्णकुटी छोड़ो, राम यह पर्णकुटी छोड़ो, चलो उधर उन पहाड़ों के पार, जहाँ सोने का जागरण है, मौत का रंगीन हिरण है रात के पहाड़ों के पार। कर्तव्य पथ वही है। और इसी के साथ आज आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगले सप्ताह फिर कुछ कविताओं के साथ आप लोगों को मिलूंगी, और इस तरह से हम लोग साथ बैठ करके कविताएं पढ़ेंगे, आनंद लेंगे कविता।